जी सर बताएं, ये पूरा चैप्टर रिकॉल कराने का कह रहे हैं आप, ये सिर्फ डेफिनेशन रिकॉल कराने का कहा है अभी आप? जी सर, अगर दोनों लेटर एक साथ पहुंच गए तो ये एक्सीडेंटली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा कि जो लेटर भी वो पहले पढ़ ले वो लेटर एप्लीकेबल हो जाएगा। सर ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करने का कह रहे हैं उनको मैंने नंबर सेंड किया हुआ है, वो मुझे जब मैसेज करेंगे तो मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर लूंगा। आप किसी स्टूडेंट से नंबर ले लें। आपकी शायद पहली क्लास है क्योंकि मैंने स्क्रीन पे नंबर शो कराया था। टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन क्या होता है? टेलीग्राम मतलब पोस्ट लेटर जो होता है भाई। रेवोकेशन, रेवोकेशन में पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी चीज को रिवोक करने को कहते हैं। ऑफर का भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन मतलब लेटर ऑफ रेवोकेशन। कंसिडरेशन में भी ऑफर और ऑफरी में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ऑफर और ऑफरी हर कॉन्ट्रैक्ट में वही रहेंगे जो होते हैं। जो ऑफर देने वाला होता है वो ऑफर होता है, जिसके लिए ऑफर दी जाती है वो ऑफरी होता है। कंसिडरेशन का कोई उससे लिंक नहीं है। दोनों अपने अपने हिस्से की कंसिडरेशन देंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ऑफर ऑफरी हमेशा सारी जिंदगी वही रहते हैं। जो ऑफर देता है उसको ऑफर कहते हैं, जो जिसको ऑफर दी जा रही होती है उसको ऑफरी कहते हैं। भले कोई सी भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई सा भी चैप्टर होगा, ये वही होंगे। अच्छा जी, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग क्लास। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एक टाइम रिपीट कर दें। देखें, एग्रीमेंट जो है
मैंने आपको पहले ही बताया था कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के जब तक कोई कंसिडरेशन ना हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन भी फॉर्म हो जाते हैं। हमने पढ़ी थी एग्रीमेंट ऑन मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है तो उसमें कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक शख्स अपनी वाइफ को एक नेकलेस दिलाने का वादा कर लेता है पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ना ही कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, ना लीगल रिलेशन बनता है। लेकिन अगर उसी एग्रीमेंट को वो रिटर्न में ले ले, रजिस्टर्ड करा ले, मतलब एक स्टैम्प पेपर के ऊपर ले ले और उसके बाद दो चीजें देखें, नेचुरल लव होता है वरना नहीं होता। तो इसमें चारों चीजें होती हैं। तो यही वजह है कि ये एग्रीमेंट फिर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, विदाउट कंसिडरेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने भाई को कह दे कुछ दिलाने का वादा करे और भाई भी ये चारों काम पूरे कर ले, क्योंकि दो तो होते ही हैं, एक नेचुरल लव भी होता है और दूसरा नियर रिलेशन भी होता है, बाकी दो काम अगर कर ले राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, ये हो गया आंसर। इसके बाद था इल्यूजनरी कंसिडरेशन, एक्सप्लेन करते। देखें इल्यूजन बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को वो चीज शो करा रहे हैं जो कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर किसी शख्स को कोर्ट ने गवाह, एक केस चल रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है, उस केस में कोर्ट ने खुद मिस्टर सी को एक नोटिस भेजा कि आप गवाही के लिए पेश हो। अब मुझे एक बात बताएं, ए और बी में से अगर कोई उन्हें नहीं कहेगा तब भी वो गवाही के लिए जाएंगे ही ना, क्योंकि कोर्ट ने उनको कॉल कर लिया है। ठीक है, लेकिन वो जाते हैं ए के पास, कहते हैं यार अगर तुम मुझे कुछ पैसे दो तो मैं गवाही देने चला जाऊंगा, या ट्रांसपोर्ट दो तो मुझे ट्रांसपोर्ट दो तो मैं तुम्हारे केस में आके गवाही दे दूंगा और मेरी गवाही सच्ची गवाही दूंगा, लेकिन शायद वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी हो जाए। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो एक इल्यूजनरी कंसिडरेशन शो करा रहे हैं मिस्टर ए को कि भाई मैं तुम्हारी वजह से कोर्ट जाऊंगा, हालांकि ऐसा नहीं है। कोर्ट उन्हें जाना ही जाना है, वो काम वो उसकी वजह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उसको फील क्या कर रही वजह से ही काम करूंगा। तो ये दर हकीकत एक इल्यूजन क्रिएट करना है, और इल्यूजनरी कंसिडरेशन एक इनवैलिड कंसिडरेशन है, अलाउ नहीं है। ठीक है जी। सर सॉरी टू से बट प्लीज बी अ लिटिल स्लो व्हाइल एक्सप्लेनिंग। सर देखें एक्सप्लेनिंग मैं अपने हिसाब से तो स्लो ही कर रहा होता हूँ, अगर आपको समझ में ना आया करे तो आप मुझसे दोबारा पूछ लिया करें। स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे होते हैं और मैं बता, ये मेरी आदत है। आप भले पूछते रहे, क्लास के कुछ भी कोई भी स्टूडेंट्स पूछते रहे, मैं बताता रहूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो आप वहां पे ब्रेक लगवा दिया करें। सर आपकी आवाज कट रही है, अभी आवाज चेक करवाई थी, वो तो कह रहे थे सही आ रही है। हो सकता है आपके इंटरनेट। अच्छा सर, कैन यू एक्सप्लेन पॉइंट 5 ऑफ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट हु कैन सू? पॉइंट 5 स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। जितनी भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस थी आपने वो दूसरे को दे दी। ठीक है, दूसरे के हक में दे दी, मतलब अपना
सर देखें, मतलब असाइनमेंट ऑफ राइट्स मतलब क्या है, एक तरह से आपने अपना शूज दूसरे को दे दिया कि तुम पहन के घूमो, कि तमाम चीजें जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो कि आपके ऊपर आती हैं वो तमाम की तमाम आपने किसको दे दी, आपने अगले बंदे के फेवर में दे दी। मतलब अब उस कॉन्ट्रैक्ट से तमाम बेनिफिट भी वही लेगा और तमाम ऑब्लिगेशंस भी वही पूरी करेगा। मतलब जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आप कैरी करते थे आपने ट्रांसफर कर दिए किसी दूसरे के नाम पे। ये होता है दर हकीकत असाइनमेंट ऑफ राइट्स। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद ओके सर, थैंक यू। वॉइस सब चेक करें, अभी सही आ रही है आप लोगों को? जी, अब जरा वॉइस चेक करें, कोई एक ही स्टूडेंट चेक करके बता दे। ठीक है, ठीक है सर। अब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूछ लिया, जिनको देख के मुझे लग रहा है कि वो घर में पढ़ भी रहे हैं, जब भी उनके दिमाग में सवाल आता है कि ये चीज जहन से निकल गई है तो वो दोबारा से पूछ लेते हैं। जैसे कि जो चीज मैंने पढ़ने के लिए दी थी, इफेक्ट्स ऑफ डिले एंड लॉस ऑफ लेटर, वो सिर्फ एक मास स्टूडेंट है उसी ने पढ़ी है, क्योंकि उसका जो सवाल आया था वो वहीं से लिंक आया था। बाकी किसी ने अब तक पढ़ा ही नहीं है आप में से। तो बहरहाल आगे चलते हैं हम। मटेरियल के क्या मीनिंग है? चलें जी, मैंने सवाल पूछने लगा तो किसी ने कहा मैं जबरदस्ती का ही एक सवाल पूछ लूँ। मटेरियल के मायने होते हैं जो मेजर टर्म्स होती हैं किसी भी चीज़ की। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि मटेरियल क्या होता है, कि जो भी चीज़ आपके डिसीजन को इफेक्ट करती है वो मटेरियल होती है, जो आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं करती वो इमटेरियल होती है। जब भी फैसला लेते वक्त आप कुछ चीज़ों को कंसीडर कर रहे हो कि यार ये चीज़ अगर नहीं हुई तो मेरा डिसीजन खराब हो जाएगा, तो वो मटेरियल होती है। जैसे कि अमाउंट्स होती हैं, अगर नॉर्मली आप देखें तो कुछ अमाउंट्स आपको इफेक्ट कर रही होती है इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में, और कुछ अमाउंट्स आप इग्नोर कर रहे होते हैं कि बहुत माइनर पैटी पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपके डिसीजन को हमेशा इफेक्ट करती है वो मटेरियल होती है, जो चीज़ इफेक्ट नहीं करती वो इमटेरियल होती है। ये सेम कॉन्सेप्ट सारी जिंदगी आप पढ़ते रहेंगे हर जगह, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी में आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं पढ़ा आप में से किसी ने अकाउंट में, तो वॉल्टर बी मीक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी का। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट 1 और 4 एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी, तो मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। देखिए, चौथा तो था इन केस ऑफ एजेंसी, के एजेंसी हमने आपको याद होगा अपनी पहली क्लास में डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस भी होते हैं। उनमें से एक था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी विदाउट कंसिडरेशन, नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली होता क्या है कि आपके जो भी एजेंट्स होते हैं वो आपके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, लेकिन प्रिंसिपल उन पे डायरेक्टली भी जाके सूट फाइल कर सकता है, रिकवरी वगैरह या किसी भी दूसरी चीज के लिए, क्योंकि एजेंट जो होता है उसका हर अमल दखल उसके प्रिंसिपल की रिप्रेजेंटेशन होती है। वो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर मैं हूँ, मेरा कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, तो वो एजेंट जो भी चीज करेगा वो मेरे बिहाफ पे ही कर रहा होगा, तो एजेंसी में कर सकते हैं। और दूसरा आपका था फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट यही था कि किसी लेडी, नहीं सॉरी, फैमिली सेटलमेंट नहीं था, आपका पहला पॉइंट था वेयर एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ट्रस्ट इज क्रिएटेड, कि जब कोई ट्रस्ट डीड क्रिएट हो जाए, ट्रस्ट में एक सेटलर होता है, एक ट्रांसफरर होता है, एक बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, तो वहां पे भी जो बेनिफिशियरी होता है वो डायरेक्टली भी किसी के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि वो ट्रस्ट से बेनिफिट ले रहा होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली भी केस वगैरह कर सकता है, हालांकि वो स्ट्रेंजर होता है लेकिन फिर भी वो
कर सकता है। सर लॉ का ग्रुप बिल्कुल बना हुआ है और सबको उसमें ऐड भी किया हुआ है। आप मुझे मैसेज कर दिएगा तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। मैंने आपको अपना नंबर सेंड कर दिया है। फोरबियरेंस टू सू थोड़ा बता दें। देखिए फोरबियरेंस टू सू क्या होता है? फोरबियरेंस टू सू होता है किसी को सू से रोकना। फोरबियरेंस के मायने रोकने की होते हैं, ठीक है। तो फोरबियरेंस टू सू क्या हुआ कि आपने कोर्ट में जाने से किसी को रोका कुछ अमाउंट ऑफर करके कि यार तुम कोर्ट बच जाओ, मुझे 10,000 देने, तुम 10,000 के बजाय कोर्ट जा रहे हो, एक काम करना मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं 10 की जगह तुम्हें 12,000 दे दूंगा, तुम 3 महीने का टाइम मुझे और दे दो। तो बेसिकली जो 3 महीने का टाइम आप गेट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप क्या पे कर रहे हैं? आप 2,000 रुपए पे कर रहे हैं। तो वो 2,000 बेसिकली कंसिडरेशन फॉर फॉरबियरेंस टू सू है और ये एक बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन है, अलाउ है, ठीक है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक ही बात होती है, ठीक है। इसमें कुछ डेफिनेशन की होनी है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी नहीं है। आप शायद पूछना चाह रहे थे स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, इनको पूछना चाह रहे थे। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी नहीं है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मतलब ये कि कंसिडरेशन से तो अलग है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी वो जरूर है कि उस, ठीक है, कि उसकी तरफ कंसिडरेशन मूव हुई भी है, वो कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर था लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी था, कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम वगैरह था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, हमने 5वां पॉइंट कवर कर लिया था, छठा भी तकरीबन हम कल कवर कर रहे थे। द सर्विसेज रेंडर्ड मस्ट ऑल्सो बी लीगल। तो ये पॉइंट भी हम तकरीबन कवर कर रहे थे, ठीक है। तो उसी पर हम बात कर लेते हैं दोबारा से। द सर्विसेज रेंडर्ड मस्ट ऑल्सो बी लीगल। कहते हैं कि जो भी सर्विसेज आपने पास्ट में वॉलंटरली परफॉर्म करी थी उनका लीगल होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई इलीगल सर्विस परफॉर्म करी हो और उसके अगेंस्ट में आपको आज प्रॉमिस वगैरह मिल के आप काम करें। नहीं, जो भी सर्विसेज आपने पास्ट में रेंडर्ड करी थी वॉलंटरली उसका लीगल होना जरूरी है, ठीक है सर। तो ये था छठा पॉइंट इसका। वापस आते हैं हम। एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट। अच्छा, टाइम बार्ड डेट सुन लें क्या होता है? जिस डेट के ऊपर लिमिटेशन एक्ट के तहत टाइम पास हो चुका हो। लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है जो बेसिकली मुख्तलिफ डेट्स की लिमिट बता रहा होता है, ठीक है। एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज आपको 3 साल के अंदर अंदर आप किसी से रिकवर नहीं कर पाए और आपने उसको कोई नोटिस भी नहीं भेजा उन 3 साल में और 3 साल गुजर गए, 3 साल बाद आपको याद आ रहा है, तो वो एग्रीमेंट दर हकीकत टाइम बार्ड हो जाता है। टाइम बार्ड हो जाता है इसका मतलब है अब वो आप राइट ऑफ कर दें। आपने पढ़ा होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अंदर अपने कि आप एक राइट ऑफ भी करते हैं तो आप उसको चाहें तो राइट ऑफ कर दें क्योंकि अब वो बाय कोर्ट रिकवरेबल नहीं है। आपने 3 साल का अरसा गुजार दिया, आपने ना उसे कोई नोटिस भेजा ना कुछ, तो वो डेट अब एक टाइम बार्ड डेट हो गया है। आप उसमें उसको राइट ऑफ कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स आपसे टाइम बार्ड डेट करने का एग्रीमेंट कर ले, मतलब आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे दिए थे, ठीक है, मिस्टर बी ने 3 साल गुजर गए, उनके हालात सही नहीं थे, वो नहीं दे पाए, वो डेट टाइम बार्ड हो गया। लेकिन दोनों बाद में कहीं मिले और मिस्टर बी ने देने का वादा कर लिया, ठीक है, मिस्टर बी ने देने का वादा कर लिया वो पैसे, तो अब वो एग्रीमेंट देखें विदाउट कंसिडरेशन बना हुआ है क्योंकि ऑलरेडी वो पैसा तो डूब चुका था। वो पैसा तो डूब चुका था, वो जिस वक्त दिया था उस वक्त तो ठीक है, उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन दी, लेकिन जब 3 साल गुजर गए तो वो पैसे सारे के सारे डूब गए।
लेकिन डूबी हुई रकम को मिस्टर बी ने उनको मिलके दोबारा वादा कर लिया कि जनाब मैं वो पैसे पे करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, दैट डेट मस्ट बी सच ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव इन्फोर्स्ड पेमेंट बट फॉर द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट्स। ठीक है। दूसरा, द प्रोमिसर हिमसेल्फ मस्ट बी लायबल फॉर द डेट, सो अ प्रॉमिसी नोट एग्जीक्यूटेड बाय अ विडो इन हर पर्सनल कैपेसिटी इन पेमेंट ऑफ अ टाइम बार डेट। बल्कि इसको शुरू से पढ़ लें। देखिए, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय अ डेटर और बाय हिज ऑथराइज्ड एजेंट टू पे होली और इन पार्ट। देखिए, काम की बात क्या है कि आप प्रॉमिस तो करेंगे लेकिन आपको रिटर्न प्रॉमिस करना पड़ेगा टाइम बार डेट के लिए। टाइम बार डेट के लिए ये जरूरी है कि अगर कोई शख्स टाइम बार डेट पे कर रहा है तो आप उससे रिटर्न में प्रॉमिस लें। ठीक है। The agreement is valid even though it is not supported by any consideration। ये agreement बिल्कुल valid हो जाता है without consideration भी। A time bar debt cannot be recovered, therefore a promise to repay such a debt is without consideration, hence the importance of the present exception। अब दो चीजें उसमें exception आ गई, but before the exception can apply, it is necessary that the debt must be of such of which the creditor might have enforced payment but the law of limitation of suits। ठीक है जी। कह रहे हैं कि वो डेट ऐसा होना चाहिए जिसके लिए क्रेडिटर ने उसको इन्फोर्स तो किया पेमेंट का, लेकिन लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत अब वो टाइम बार्ड हो गया हो, वो पे रिसीवेबल ना रहा हो। दूसरा, the promisor himself must be liable for the debt, so a promissory note executed by a widow in her personal capacity in payment of a time barred debt of her husband cannot be brought within the exception। अगर कोई शख्स था, उसके ऊपर एक टाइम बार डेट था, ठीक है, उसका इंतकाल हो गया और उसकी जो बेवा है वो अगर टाइम बार डेट के लिए कोई प्रोमिस कर लेती है, प्रोमिसरी नोट कर लेती है, मैं पे करूंगी रिटर्न में, तो वो उनके लिए लायबल नहीं है। जरूरी है कि वो शख्स खुद ही करेगा जिसने डेट लिया होगा। ठीक है। तो ये बात भी, दो बातें याद रखिएगा, एक तो वो डेट लिमिटेशन एक्ट के थ्रू टाइम बार्ड हो गया, दूसरी बात टाइम बार्ड हो गया हो और उसको क्रेडिटर ने इन्फोर्स करा हो पेमेंट का, और दूसरी बात कि कोई विडो अगर करे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए तो वो डेट टाइम बार्ड डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जो शख्स डेट लेगा वही अगर खुद से वादा करता है तो एक्सेप्टेबल है। एक मिनट रुके, मैं ठीक है। टाइम बार डेट एक दफा दोबारा बता दें। लेकिन टाइम बार डेट वो होता है जिसपे लिमिटेशन एक्ट के तहत एक टाइम होता है। लिमिटेशन एक्ट में मुख्तलिफ चीजों के टाइम होते हैं। जैसे कि आपको पता हुआ चेक है, चेक 6 महीने के अंदर अंदर बेकार हो जाता है। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर चेक को कैश या डिपॉजिट नहीं कराते तो फिर वो चेक काबिल कबूल नहीं होता, बैंक उसको लेने से मना कर देता है। इसी तरह पे ऑर्डर भी होता है कि अगर कोई पुराना पे ऑर्डर आप लेके चले जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, मना कर देता है। ठीक है। बैंक तो इसी तरह टाइम बार डेट होता है कि अगर 3 साल के अंदर अंदर वो आपने नहीं लिया तो फिर वो वापस हो जाता है। क्लियर है? खास बात क्या है कि एक्सप्रेसली आपने टाइम बार डेट को पे करने का प्रॉमिस करना है कि हाँ जी मैंने फला साल आपसे 10,000 रुपए लिए थे और मैं आपको अब वो पे करूंगा, ये एक्सप्रेस मैंने प्रॉमिस किया है। लेकिन अगर मैं कहूं सिर्फ इतना कि हाँ मुझे याद है मैंने तुमसे 10,000 रुपए लिए थे किसी साल में, अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये दर हकीकत क्या हो रहा है, ये दर हकीकत मैं एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूं सिर्फ डेट की। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा हूं डेट को
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पे करूंगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं हाँ मुझे याद है मैंने तुमसे 10,000 रुपए लिए थे, ये एक्नॉलेजमेंट है। ये मैं एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं कर रहा कि मैं ये डेट पे करूंगा। ठीक है, तो टाइम बार डेट के लिए जरूरी है तीसरा पॉइंट कि आपने एक्सप्रेसली पे करने का प्रॉमिस भी किया। चौथा पॉइंट, द प्रॉमिस मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर और इज एजेंट। कह रहे हैं कि रिटर्न होना चाहिए, और भले वो एजेंट साइन करे या वो खुद प्रिंसिपल साइन डेटर साइन करे खुद से, लेकिन रिटर्न होना चाहिए। ओरल प्रॉमिस अनइंफोर्सेबल है, मतलब यहाँ पे देखें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिसके लिए जरूरी है कि रिटर्न प्रॉमिस हो, ओरल काबिल कबूल है ही नहीं। आगे पढ़ें, द लॉजिक बिहाइंड दिस एक्सेप्शन दैट बाय लैप्स ऑफ टाइम द डेट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बट ओनली द रेमेडी इज लॉस्ट, द रेमेडी इज रिवाइव्ड बाय अ न्यू प्रॉमिस अंडर द एक्सेप्शन। कह रहे हैं कि इसको हमने इसलिए कंसीडर करा नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन में, क्योंकि ये सिर्फ अपना डेट खत्म नहीं हुआ है, अपनी एक टाइम से रेमेडी खो चुका है कि मुझे लेना था मैं नहीं ले सका, 3 साल गुजर गए, लेकिन डेट आज भी बाकी है। तो इक्विटेबल प्रिंसिपल के ऊपर लॉ बनता है, तो आपको पता है कि लॉ हर किसी का जस्टिस करता है, इंसाफ करता है, तो इसी वजह से लॉ ने यहाँ पे एक ऑप्शन छोड़ा है कि अगर वो शख्स दोबारा आपसे प्रॉमिस कर ले तो वो डेट पे कर सकता है। ठीक है जी, तो टाइम बार डेट पे किया जा सकता है अगर वो रिन्यू हो जाए, कोई दोबारा से उसको प्रॉमिस कर ले। विडो का सीन ये था, विडो वाली एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि विडो जो होती है अपने हस्बैंड के लिए कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं वो पैसे पे करूंगी टाइम बार डेट के। ठीक है, अगर वो करती है तो वो काबिल कबूल नहीं है, मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जो शख्स ने लिए हैं वो खुद प्रॉमिस करे फॉर द टाइम बार डेट। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि विरासत में जितनी चीजें आपको मिलती हैं, जितने एसेट्स मिलते हैं, उसी में से लाइबिलिटीज पे होती हैं। ठीक है, लेकिन टाइम बार डेट के लिए अगर विडो कोई प्रॉमिस करती है तो वो फिर काबिल कबूल नहीं है। The debt must be of such of which the creditor might have enforced payment but for the law। डेट ऐसा होना चाहिए जिसपे क्रेडिटर ने इन्फोर्स वगैरह करा हो शायद पेमेंट के लिए, लेकिन अब लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत वो पेमेंट के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकता हो। ठीक है, मतलब वही के टाइम बार्ड हो गया हो, 3 साल गुजर चुके हो उसको। हर चीज की अलग टाइमिंग होती है, रिसीवेबल की 3 साल होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट वगैरह अगर आप किसी को देना चाहें, अ गिफ्ट व्हिच इज नॉट एन एग्रीमेंट डज नॉट रिक्वायर कंसेशन इन ऑर्डर टू बी वैलिड as between the donor and the donee, any gift actually made will be a valid and binding even though without consideration. In order to attract this exception, there need not be natural love and affection or nearness of relationship between the donor and the donee. The gift must, however, be complete. देखिए नॉर्मली आप जो प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, जो आपके शोज हो रहे होते हैं, इनमें क्या है, जो भी गिफ्ट आपको मिल रहे होते हैं वो विदाउट कंसिडरेशन मिल रहे होते हैं, लेकिन वो बाउंड है, वो आपको देंगे अगर उन्होंने ऐलान वगैरह करा। जी तो पाकिस्तान में या बाकी जगह पे या जो लकी ड्रॉ वगैरह हो रहे होते हैं, फिर वो बाउंड हो जाते हैं कि वो आपको पे ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं ना। नॉर्मली जब आप शो वगैरह में जाते हैं तो वहां भी कोई कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन वो भी एक नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट भी आप ले सकते हैं। गिफ्ट के मतलब गिफ्ट के में भी विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेक्शन 185 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेस डाउन दैट नो कंसिडरेशन नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन है, इनके बीच में भी अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है उसके बावजूद भी ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, भले वो रिम्यूनरेशन दे ना दे, जो भी चीज हो, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हो जाता है। ठीक है सर, अगर ए ने बी को लोन दिया, टाइम लिमिटेशन 1 ईयर थी, बी लोन नहीं दे सका, नहीं सर, लिमिटेशन टाइम आप डिसाइड नहीं करते, लिमिटेशन एक्ट डिसाइड करता है, और वो एक्ट जो है वो 3 साल डिसाइड करता है, तो आप 1 साल बाद नहीं कर सकते। ये आप लिमिटेशन एक्ट के तहत कर रहे हैं। सर अगर ए ने बी को लोन दिया, टाइम लिमिटेशन 1 ईयर थी, बी लोन नहीं दे सका, तो ए सूट फाइल करेगा ना, ऐसा तो पॉइंट 1 इनवैलिड होगा ना, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए ये जो आप सूट फाइल कर रहे हैं, ये जो लिमिटेशन का टाइम आप दे रहे हैं, आप खुद से दे रहे हैं ना, तो ये टाइम बार डेट नहीं हुआ है अभी, ये तो एक नॉर्मल आपका डेट था जो आप लेंगे, ये टाइम बार्ड नहीं हुआ। टाइम बार्ड होता अगर पूरे 3 साल गुजर जाते, 3 साल फिक्स्ड है बिल्कुल।
देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी अभी के लिए सिर्फ इतना सुन लें कि एक एजेंट होता है, उसका एक प्रिंसिपल होता है। नॉर्मली आपने भी हायर करे होंगे ना घर वर सेल करने के लिए स्टेट एजेंट, तो वो क्या करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तो फॉर्म कर रहे होते हैं कि एजेंट आपके बिहाफ पे सारे काम कर लेता है, घर ढूंढता है, सब कुछ करता है, आपकी डील फाइनल करा देता है, वो भी एक एजेंट ही होता है। जी सर 3 साल फिक्स्ड है लिमिटेशन एक का टाइम रिसीवेबल के लिए। रिमिशन बाय द प्रोमिसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। देखिए अगर कोई ड्यू डेट था, आपने अकाउंटिंग में एक टर्म जब आप जर्नलाइजिंग अपनी पढ़ रहे होंगे आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, रिसीव 10,000 फ्रॉम मिस्टर कासिम इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट 9,800। तो आपको पता है कि 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया क्योंकि 10,000 लेने थे, लेकिन आपने कितने ले लिए, आपने 9,800 रुपए ले लिए। इसका मतलब है आपने 200 रुपए छोड़ दिए फॉर प्रॉम्प्ट रिकवरी ऑफ डेट के डेट जल्दी रिकवर हो जाए, तो आपने एक 200 रुपए छोड़ दिए। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, यही तरह की का रेमिशन है। देखिए प्रॉमिस कितने का था, 10,000 का, आप कितने ले रहे हैं 9,800, तो जो 200 रुपए आप छोड़ रहे हैं वो बेसिकली रिमिशन बाय प्रॉमिस है, उसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अगर आप 200 रुपए छोड़े। जैसे कि आप नॉर्मली देते हैं ना 210 नेट 30, कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दी तो 2% डिस्काउंट है, वरना 30 दिन में पूरे दे देना। ये आप बेसिकली क्या करते हैं, अपने डेट से जो परफॉर्मेंस लेनी है उससे आप लेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको 10,000 लेने, लेकिन आप उससे लेस एक्सेप्ट कर रहे हैं 9,800 रुपए। तो ये दर हकीकत आप क्या कर रहे हैं, आप रिमिट कर रहे हैं अपना प्रॉमिस, कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कम परफॉर्मेंस जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो लेकिन वो भी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन क्या है, समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में कुछ ना कुछ मिले। यहाँ पे जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन क्योंकि आप खुद से डिस्काउंट दे रहे हैं, खुद से रेमिशन कर रहे हैं, खुद से लेस प्रॉमिस एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यही वजह है कि ये भी एक नो कंसिडर नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन पे फॉल करता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, अगर किसी को आप चैरिटी वगैरह करेंगे वो भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। ठीक है, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर आप किसी से चैरिटी वगैरह का वादा करें या ऐसी कोई बात कर लें। ठीक है, लेकिन जितना अमाउंट आप करेंगे वादा उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर एंड हो गया है और हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर इस चैप्टर में से किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लें, वरना फिर मैं अपने 4th चैप्टर की तरफ चलता हूँ जो कल मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया था। इसलिए अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो वो बिल्कुल पूछ ले। कोई सवाल हो किसी के ध्यान में? सर कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी बता देंगे। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी ये आप किसी से भी चैरिटी का कोई वादा वगैरह करते हैं कि मैं चैरिटी पे करूंगा, तो आपको तो अगेंस्ट में कुछ नहीं मिल रहा होता ना। अगर आप कोई चैरिटी देते हैं तो आपको अगेंस्ट में कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। विदाउट कंसिडरेशन बन रहा है और लेकिन वैलिड बन रहा है। आपको अगेंस्ट में कुछ मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है जब आप चैरिटी करते हैं, लेकिन अगर आप किसी से चैरिटी का ऐलान कर रहे हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको देनी पड़ेगी। 7 पॉइंट कौन सा था, ये तो मुझे भी नहीं पता कौन सा था, नाम बता देते पॉइंट का। 7 पॉइंट कौन सा पूछ लिए आप, एक मिनट। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी पूछ रही है, तो वो मैंने बताया ना कि चैरिटी वगैरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं तो चैरिटी करने में आपको कोई कुछ भी चीज इन रिटर्न नहीं मिल रही होती, लेकिन ये भी एक बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब आप इसको करेंगे तो आपको कल को पे करना पड़ेगा, इन्फोर्स कराया जा सकता है आपके अगेंस्ट में। जी सर, टाइम बार डेट की 3 ईयर फिक्स्ड है फॉर रिसीवेबल। रिसीवेबल का 3 ही साल होता है। सर शुरू का थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट में बता सकते हैं क्योंकि लाइट चली गई थी, प्लीज। शुरू का कौन सा शुरू भाई, कंसिडरेशन पढ़ाया था, समथिंग इन रिटर्न के कंसिडरेशन क्या होती है, जो भी चीज आपको रिटर्न में मिले क्वाड प्रो को से डिफाइन होता है और उसके मायने होते हैं जो भी चीज आपको
रिटर्न में मिलती है। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न में मिल रहा होता है, ठीक है। तो वो क्वाड प्रो को है कि समथिंग इन रिटर्न। लेकिन बाद औकात हमने यही लॉ पढ़ा कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन बाद औकात ऐसा होता है कि कंसिडरेशन के बिना भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाते हैं। वो दर हकीकत एक्सेप्शन होती है, वो एक्सेप्शन यही थी सारी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार डेट, ये सारी वही एक्सेप्शन आ रही थी। टाइम बार डेट के कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है फराज साहब, वो पॉइंट बताएं, मैं आपको बता दूंगा। कंसेशन में भी मस्ट बी, मे बी नहीं, मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। जरूरी है कंसेशन की कोई ना कोई वैल्यू हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कंसेशन की एडिक्वेट वैल्यू होना जरूरी नहीं है, लेकिन वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है। मतलब आपने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जो आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। कंसेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कि कंसेशन कुछ ना कुछ आपने देनी है दर हकीकत, एक रियल भी हो और उसकी एक वैल्यू भी लगती हो, ठीक है। तो कंसेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। हाँ, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, कंसेशन का होना जरूरी है वैल्यू का। जैसे कि आप 10 लाख की चीजें आप 1000 रुपए में बेचें, इससे लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लॉ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ ने कहा है कि कंसेशन का होना और रियल होना दो चीजें जरूरी है, कि एक समथिंग ऑफ वैल्यू हो और दूसरा रियल में हो भी सकती हो, ठीक है। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप वैल्यू कितनी लगा दें, बस वैल्यू लगाना जरूरी है, कि होना जरूरी है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू मतलब उसका होना जरूरी। अगर कंसेशन में प्रोमिजर की डिजाइन ना हो तो अब भी मूव कर सकते हैं, जब उसकी डिजाइन ही नहीं थी तो वो मूव नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बता दें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मैंने पढ़ाया ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी ऐसे ही होता है जैसे कि आप एक स्टेट एजेंट अपॉइंट करते हैं ना अपना घर खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तो वही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है कि आप उसको एक काम दे देते हैं, वो काम करता है, वो आपका एजेंट होता है, आप उसके प्रिंसिपल होते हैं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आगे हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 15 हमारा लास्ट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कंप्लीटेड गिफ्ट बता दें, गिफ्ट क्या है। अगर गिफ्ट वगैरह देने का वादा आपसे जीतो पाकिस्तान में या कोई कुछ कर लेता है तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन हो रहा होता है, तो उसमें भी उनको उसका अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि वो वादा कर लेते हैं तो उनको देना पड़ता है, और ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है आपके और जीतो पाकिस्तान के बीच में कि वो आपको गिफ्ट वगैरह पे ऑफ करेंगे। सर अगर किसी चैरिटी फाउंडेशन में विदाउट पे काम कर रहे हैं और अगर वो रिवॉर्ड दे दें तो, सर ये तो सर्विस एग्रीमेंट हो रहा है ना, ये तो सर्विस एग्रीमेंट हो रहा है। हम तो पढ़ लें नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि आप कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको रिवार्ड दे दे तो आप ले लें, रिवार्ड का वादा कर रहे हैं अब तो आपको देंगे वो, ठीक है। अपने आप को खुद बाउंड कर रहे हैं वो तो देंगे। ऑल 4 पॉइंट्स, चलो मैं अभी बताता हूँ। देखो पहला पॉइंट तो ये था कि क्रेडिटर ने शायद इन्फोर्स किया हो पेमेंट के लिए, लेकिन लिमिटेशन ऑफ एक्ट के तहत अब वो पेमेंट को इन्फोर्स ना कर सकता हो, मतलब 3 साल टाइम बार्ड हो गया हो डेट। तो पहला पॉइंट तो ये था कि डेट का टाइम बार्ड होना जरूरी है, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा रिसीवेबल हो जिसको अभी टाइम ही 1 साल हुआ है तो वो तो इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। तो डेट का टाइम बार्ड होना जरूरी है। दूसरा, वो जो डेट है वो प्रोमिसर ने खुद किया हो तो वो खुद ही उसको पे करने का वादा करेगा। अगर वो मर गया और उस टाइम बार्ड डेट था, 3 साल गुजरा हुआ डेट था, लेकिन वो मर गया और मरने के बाद उसकी बेवा जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रहते हुए एक वादा कर रही है कि मैं ये पे करूंगी, तो ये भी एक इनवैलिड है, काबिल कबूल नहीं है। जरूरी है कि जो शख्स पैसे लेगा वो खुद ही वादा करेगा टाइम बार डेट के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, मतलब पे करने का ही प्रॉमिस करेगा। सिर्फ इतना कह देना किसी को कि हाँ मुझे याद है मैंने आपसे 10,000 लिए थे 8 साल पहले 4 साल पहले, ये सिर्फ आप डेट की एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप उसको बोल रहे हैं कि हाँ मुझे याद है, आप ये नहीं कह रहे कि मैं आपको पे करूंगा। तो आपने क्लियरली बोलना है कि हाँ मैंने 10,000 लिए थे और मैं आपको पे करूंगा, ठीक है। चौथा, उसको रिटर्न में होना जरूरी है, ओरल में काम नहीं बनेगा। जब भी टाइम बार डेट का प्रॉमिस होगा तो वह डेटर ने रिटर्न में करना है, ओरल में वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपके चारों पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट यही था भाई कि उस डेट का टाइम बार्ड होना जरूरी है लिमिटेशन एक्ट के तहत। आसान अल्फाज में यही है कि क्रेडिटर ने कोशिश करी पैसे मिल जाए लेकिन पैसे नहीं मिल सके और वो टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड होना जरूरी है डेट का। टाइम बार्ड क्या है? 3 साल जिसपे गुजर जाए, लिमिटेशन एक्ट के तहत जिसपे 3 साल गुजर जाए वो गुजरना जरूरी है। ऐसा ना हो कि 2 साल पुराना डेट हो और उसके लिए कोई प्रॉमिस कर रहा हो, वो टाइम बार्ड में नहीं आता। तो जरूरी है कि डेट का टाइम बार्ड होना जरूरी है। टाइम बार्ड इज अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन लॉ, लॉ ऑफ एक्ट नहीं, लिमिटेशन लॉ है।
ठीक है, बस और तो कोई सवाल नहीं है किसी को? आगे बढ़ते हैं फिर हम। अच्छा जी, कंसिडरेशन का चैप्टर फिर आपका एंड हो गया है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि था, ठीक है, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि जब हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तो वहां पे हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कि जब भी आप किसी शख्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जरूरी है कि वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में लाई कर रहा हो, मतलब वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। कोई ऐसा इंसान ना हो जिसको लॉ ने मना करा हुआ हो कि आप इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे हमने मुख्तलिफ तरह के लोग थोड़े से बहुत देखे थे, ओवरव्यू लिया था, जिसमें से माइनर था, अनसाउंड माइंड था, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन थे जो लॉ के उसमें कॉन्विक्ट था, कंपनी था, इस तरह से कुछ लोग थे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के ही ऊपर। अब डिटेल्ड बात करेंगे सब पे एक एक करके। अब जो आप में से आज माइनर है उनको पता चल जाएगा कि माइनर होने के बेनिफिट कितने होते हैं। यही वजह है कि लॉ को हमेशा लेट रखा जाता है जब तक ज्यादातर लोग मेजर हो जाए, क्योंकि आज उनको बेनिफिट पता चल जाते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट के बाहर भी मामला दूसरे तरीकों से भी सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में हम बात करेंगे माइनर पे, अनसाउंड माइंड में, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ जो है तमाम लोगों पे, कि क्या उनके बेनिफिट हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें देख लेंगे हम। अब बारी बारी सबको डिस्कस करते देखें। माइनर कौन होता है ये आप सबको पता है, जिसकी 18 साल उम्र नहीं होती, जिसका एनआईसी नहीं बना हुआ होता, वो माइनर होता है। ठीक है, जो 18 साल का हो जाता है वो फिर मेजर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई माइनर पे, कि माइनर को लॉ ने क्या डिफाइन करा है। चैप्टर 4 का इंट्रो ये मैंने, आप कहाँ थे जब मैं बता रहा था? अभी तो बता के हटाऊं। चैप्टर 4 का इंट्रो मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वैलिड एसेंशियल्स पढ़े थे तो वहां पे हमने इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज पढ़ा था। उन इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में आपका माइनर भी था। ठीक है, हमने ये बात करी थी कि जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। इनकॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसमें लॉ ने हमें बताया है कि कुछ लोग हैं, जैसे कि माइनर है, अनसाउंड माइंड है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, कुछ लोग जैसे कि कोई किसी जुर्म में सजा काट रहा है या बाकी चीजें, ये तमाम की तमाम आपके इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप बारी बारी हम सबको डिस्कस करेंगे कि उनके क्या क्या लीगल रूल्स हैं, अगर इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या इनसे कॉन्ट्रैक्ट ना हो रहा हो तो क्या क्या लीगल रूल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें माइनर पे ही हम बात करेंगे। माइनर दर हकीकत क्या होता है? जो भी शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो माइनर है। ठीक है, वो माइनर है। लॉ की नजर में एक बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। हाँ, अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई गार्जियन अपॉइंट हुआ है तो वहां पे, अब 18 साल से कम उम्र का है तो मेजर होने के लिए या एडल्ट होने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल। लेकिन अगर उसकी किसी प्रॉपर्टी पे कोई गार्जियन अपॉइंट हुआ था, तो जब गार्जियन अपॉइंट हुआ हो तो उम्र 21 साल हो जाती है। फिर वो शख्स मेजर 21 साल में होता है, वो 18 में नहीं होता अगर प्रॉपर्टी पे कोई गार्जियन अपॉइंट हुआ हो। मैं फिर रिपीट करूंगा कि नॉर्मली तो माइनर की उम्र जो है वो 18 से कम होती है। 18 का हो गया तो इसका मतलब है वो मेजर हो गया। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी पे किसी पे कोई गार्जियन अपॉइंट हुआ है, तो अगर गार्जियन अपॉइंट हुआ है तो फिर उसकी उम्र 21 साल में वो मेजर होता है, वो 18 साल में मेजर नहीं होता, फिर उम्र 21 साल हो जाती है। ठीक है सर। गार्जियन, गार्जियन आपने स्कूल के फॉर्म वगैरह नहीं भरे थे जो सरबरा होता है, फादर्स नेम गार्जियन नेम लिखा हुआ होता है, ये वही गार्जियन है। कोर्ट बाज़ औक़ात आप बच्चे होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह पे कोई गार्जियन अपॉइंट कर देता है, कोई रखवाला अपॉइंट कर देता है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं माइनर्स एग्रीमेंट के ऊपर। देखें,
द लॉ रिगार्डिंग माइनर्स एग्रीमेंट में बी समड अप एज अंडर। माइनर के एग्रीमेंट देख लेते हैं कि अगर कोई शख्स माइनर से एग्रीमेंट कर लेता है, वैसे तो देखिए माइनर का एग्रीमेंट तो है ही वाइड, अगर कोई शख्स करता है तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जी वाइड एग्रीमेंट होता है तो रेस्टोरेशन वगैरह भी हो जाती है कभी कभी और कभी नहीं भी होती। ठीक है, अब बात करते हैं अगर माइनर से कोई एग्रीमेंट करता है, ये तो बात तय है कि माइनर से एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब बारी बारी हम डिस्कस करेंगे कि अगर कर लेते हैं तो क्या होता है। An agreement by a minor is absolutely void and inoperative as against him। देखिए माइनर क्योंकि एक बच्चा होता है, इसलिए लॉ जो है उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है और लॉ उसके गार्जियन के तौर पे उसके सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, लॉ हर जगह माइनर को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि उसका काम ही माइनर को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि माइनर, क्योंकि देखिए एक छोटा इंसान है, एक छोटा बच्चा है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो इतनी डेवलप नहीं है। ठीक है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत इतनी डेवलप नहीं है, उसे अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, वो कोई गलत फैसला लेके अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले या कोई उसको बहाने से धोखा ना दे दे। यही वजह है कि लॉ हमेशा उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी आप अगर किसी माइनर से एग्रीमेंट करते हैं तो वो तो वाइड एब इनिशियो है। ठीक है, वो एग्रीमेंट जो है वो एग्रीमेंट जो है वो वाइड एब इनिशियो है। अगर कभी भी आप किसी माइनर से कोई एग्रीमेंट कर लें वो वाइड एब इनिशियो होगा, कभी भी उसके अगेंस्ट में आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर माइनर परफॉर्म ना कर रहा हो तो आप उसको कोर्ट नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ठीक है ऑपरेटिव अगेंस्ट हिम है कि माइनर जो है, देखें इसमें एक एग्जांपल लिखी हुई है, आप आए इस जगह। ठीक है, इन द लीडिंग केस ऑफ मोहरी बीबी एंड धर्मोदास घोष, ये एक रियल लाइफ केस है। A minor executed a mortgage for 20,000 and received 8,000 from the mortgage. The mortgagee filed a suit for the recovery of his mortgage money and for the sale of property in case of default. The previously counsel held that an agreement by a minor was absolutely void as against him, and therefore the mortgagee could not recover the mortgage money, nor could have the minor property sold under this mortgage. कह रहे हैं कि माइनर के साथ एक मॉर्गेज डीड कर ली थी जिसमें उन्होंने माइनर की प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रख के माइनर को 20,000 रुपए दिए थे। ठीक है, सॉरी 20,000 की मॉर्गेज डीड हुई थी जिसमें माइनर ने 8,000 रुपए रिसीव उनसे कर लिए थे। लेकिन जब बाद में माइनर उनको पेमेंट नहीं दे सका तो वो कोर्ट चले गए। जब वो कोर्ट गए और कोर्ट जाके उन्होंने अपने पैसे की रिकवरी का सूट फाइल किया, या उन्होंने कहा अगर पैसे नहीं दे रहा तो फिर मैं इसकी गुड्स जो है जो मैंने अपने पास गिरवी रखी थी प्रॉपर्टी उसको मैं सेल आउट कर दूं, तो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक वाइड एग्रीमेंट करा था और ऐसी सूरत में, वाइड एग्रीमेंट की सूरत में आप उससे कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर के साथ जब आप वाइड एग्रीमेंट करेंगे तो कोई भी चीज रेस्टिट्यूशन नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह अगर माइनर जो है वो किसी को अपनी कोई चीज बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, फॉर एग्जांपल अपना घर बेच रहा है, ठीक है, कुछ के अगेंस्ट में कुछ पैसे भी ले लिए उसने, लेकिन जब आप सेल डीड बनवाने गए तो पता चला जी वो तो माइनर है, इस वजह से सेल डीड रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती। तो अगर आपने कोई एडवांस वगैरह दिया हुआ था तो वो भी रिकवरेबल नहीं है क्योंकि ये एक वाइड था। तो आगे देखें लिखा हुआ भी है नो रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन होता है बेसिकली रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, तो माइनर की सूरत में कोई बेनिफिट रिस्टोर नहीं होगा। अगर माइनर आपसे कोई बेनिफिट ले चुका है तो वो चीज समझ लें आपकी डूब गई और माइनर आपसे कोई भी रिस्टोरेशन नहीं होगी। माइनर की तरफ से कोई भी चीज माइनर आपको वापस नहीं देगा इन सर्टेन केसेस। अब वापसी होती है रेस्टोरेशन, वो कब होती है मैं आपको बताता हूँ, जब माइनर मजलूम हो। अभी तो देखे ना, माइनर ने आपसे पैसे लिए, पैसे आपके गए, आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, प्लेंटिफ तो आप है। प्लेंटिफ कहते हैं मजलूम को, प्लेंटिव या एजरीफ, दोनों वर्ड मजलूम के लिए होते हैं। एजरीफ पार्टी के हैं या प्लेंटिव पार्टी के हैं, एक ही मीनिंग है, दोनों के मायने मजलूम है। ठीक है, अगर आप जो है वो एजरीफ पार्टी थे, आप मजलूम थे, आपके पैसे बचे हुए तो वो डूब गए, कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होगी, रिस्टोरेशन होगी ही नहीं, क्योंकि आपको सोचना चाहिए था आप मेजर थे, अगला माइनर था, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही गलत किया। लॉ ने तो आपको क्लियरली मना ही किया हुआ था, फिर भी आप करके बैठ गए। लेकिन अगर माइनर प्लेंटिव है, फॉर एग्जांपल माइनर ने आपसे अपना शॉप बेचने की बात करी,
माइनर ने आपसे अपनी शॉप बेचने की बात करी और माइनर ने आपसे फॉर एग्जांपल जो शॉप की अमाउंट दी वो थी 1 मिलियन, ठीक है, कि 1 मिलियन में वो अपनी शॉप आपको सेल आउट कर रहा है। माइनर ने आपसे 1 लाख रुपए उसका एडवांस भी ले लिया, लेकिन बाद में माइनर को फील हुआ कि नहीं मैं ये शॉप नहीं बेचना चाहता। माइनर आपके पास आएगा, आप बोलेंगे नहीं मैं तो एग्रीमेंट किया हुआ, मैं तो खरीदूंगा, आप बेचो आप। तो यहाँ पे माइनर अब कोर्ट जाएगा। देखिए जो कोर्ट जाता है ना हमेशा पहले वही प्लेंटिफ होता है, वही मसलूम होता है। अगर माइनर कोर्ट का रुख करता है तो फिर रिस्टोरेशन पॉसिबल है। फिर कोर्ट कहेगा कि ठीक है जो आपने 1 लाख रुपए लिए थे वो आप इनको वापस कर दें और ये शॉप सेल आउट नहीं हो रही। देखें अभी भी कोर्ट ने फैसला माइनर के हक में करा था, वो जो चाह रहा था, लेकिन कोर्ट ने जस्ट क्या करा, आपको रिस्टोरेशन दिला दी कि जो आपने बेनिफिट उसको प्रोवाइड किया था वो आपको वापस करा दिया। ठीक है, तो ये खास बात है कि कोर्ट कब रेस्टिट्यूशन करा रहा है, जब माइनर प्लेंटिफ बन के जा रहा है। आप खुद से चले जाए कोर्ट नहीं कराएगा, कोर्ट कहेगा गलती आपकी, आपने गलत बंदे से केस किया। लेकिन अगर माइनर जा रहा है तो फिर कोर्ट जो है वो रेस्टिट्यूशन करा देगा। अच्छा जी, 2 सवाल आए। सर माइनर के नेम पे अगर रजिस्टर हो प्रॉपर्टी तो माइनर के नेम पे रजिस्टर्ड हो, मतलब माइनर के नेम पे रजिस्टर्ड होगी तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो अगर माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वाइड एब इनिशियो है, अगर आप कर रहे हैं तो वो इनऑपरेटिव अगेंस्ट हिम है, आपको कोई बेनिफिट भी रिस्टोर नहीं होगा और आपको आप जाके कोर्ट में क्लेम भी नहीं कर सकते उसको। मोरा बीबी माइनर कैसे, ये मुझे नहीं पता यार, मैं पर्सनली इनको जानता नहीं था, मैंने तो नाम पढ़ा है, कभी मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात हुई थी तो बता देता माइनर कैसे थी। माइनर के नेम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो तो अभी तो इसका आंसर दिया, एक ही बात है, तो रजिस्टर्ड है ना, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकता है वो दूसरा। अगर माइनर ने लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी, ठीक है, माइनर ने लोन वापस नहीं दिया, अब जब माइनर 18 अबव हो जाए तब उसकी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। पहली बात तो वो प्रॉपर्टी कोर्ट माइनर को वापस दिलवा देगा। जब भी प्रॉपर्टी सेल करनी होती है आप डायरेक्ट सेल ही नहीं कर सकते, आपको पहले कोर्ट में आना पड़ता है कि भाई इसने मेरे पैसे नहीं दिए, अब मैं सेल कर रहा हूँ। जब आप जाएंगे तो माइनर उसको वो प्रॉपर्टी वापस दिलवा देगा। सर माइनर पे डिपेंड करता है कि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करता है या नहीं। नहीं, माइनर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन देखें माइनर अगर कोर्ट जाता है, माइनर कोर्ट जा रहा है तो इसका मतलब है माइनर मजलूम हो गया, इधर प्लेंटिफ हो गया, तो फिर कोर्ट रिस्टोरेशन करवाएगा कि ठीक है जो पैसे तुमने लिए हैं वो इसको तुम दो, ठीक है, वो पैसे तुम इसको दो और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो तुम वापस ले लो। ठीक है जी, सवाल और आ गए हैं। सर माइनर किसी मेजर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं, यही तो हम पढ़ लें कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप जो है, माइनर तो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ना, नहीं कर सकता। वाइड हैव एन इश्यू है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी मेजर माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना माइनर मेजर से। सर माइनर जो पैसे लेता है वो वापस क्यों नहीं करता, मींस कोर्ट वापसी करने का क्यों नहीं बोलती? कोर्ट बोल तो रही है अगर माइनर जा रहा है कोर्ट, अगर मेजर जा रहा है तो मेजर की गलती थी, मेजर प्लेंटिव है, कोर्ट कोई रिस्टोरेशन नहीं कराएगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनर जा रहा है कोर्ट तो सिर्फ रिस्टोरेशन पॉसिबल है, क्योंकि माइनर जो है वो इंसाफ का दरवाजा खटखटा रहा है, माइनर मजलूम है। अगर मेजर मजलूम है तो वो अपनी गलती से मजलूम है, कोर्ट ने उसको मना करा हुआ था, वो सोचने समझने की सलाहियत रखता था, उसके ऊपर इतनी कैपेसिटी थी कि वो मर्केंटाइल लॉ भी पढ़ सकता था, बाकी लॉ भी पढ़ सकता था, उसको चाहिए था कि वो केस वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उसने करा, अपनी गलती से करा, ठीक है। अगला, सर अगर पता नहीं दैट इफ इज अ माइनर पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देन आफ्टर नोइंग द ट्रुथ देयर विल बी रिस्टोरेशन। आपकी गलती है, क्यों नहीं पता था आपको? कोई रिस्टोरेशन नहीं होगी, आपको पता लगाना चाहिए ना। देखें आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब ये है कि आप सोचने समझने की सलाहियत भरपूर तरीके से अपने पास रखते हैं, ठीक है, आप सोचने समझने की भरपूर सलाहियत अपने पास रखते हैं तो आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। आपको ऐसा नहीं होगा, आप कोर्ट में कह सकते हैं कि जी मुझे पता नहीं था,
जैसे हमारे यासिर शाह थे क्रिकेटर, उन्होंने जी ड्रग्स ले लिया था और बोल रहे थे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं समझा मेरी वाइफ की दवा रखी और मैं पी गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। सर अगर माइनर ने अपने पास पड़े हुए पैसे दिए किसी को और मेजर उसको वापस नहीं कर रहा, हाँ तो कोर्ट दिलाएगा पैसे वापस, मेजर से सब कुछ दिला देगा कोर्ट, जब वो रिस्टोरेशन करा सकता है सब करा देता है। देखिए माइनर की प्रॉपर्टी को गार्जियन सेल कर सकता है, डिपेंड करता है कि एक तो बेनिफिट टू द माइनर हो, ये हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरा गार्जियन की अथॉरिटी में भी आती हो, ये अभी आगे आप पढ़ लेंगे। सर ऐसे तो माइनर स्कैम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि स्कैम की सूरत में क्या होगा। सर ये पाकिस्तान में अप्लाई होता है, अरे भाई आप पाकिस्तान का ही मर्केंटाइल लॉ पढ़ लें, पाकिस्तान में ही अप्लाई होते हैं ये सारा, जितना भी आपको मैं मर्केंटाइल लॉ पढ़ा रहा हूँ सब पाकिस्तान का पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आप शायद एब्सेंट थी उस क्लास में, क्योंकि नॉर्मली आपके बच्चों, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कम ज्यादा हो रहे हैं, जैसे आज ज्यादा स्ट्रेंथ बैठी हुई है, कभी कम हो रही है, ये हो रही है, तो आप लोग रेगुलर नहीं है क्लास में। अच्छा जो रेगुलर नहीं है उनका अपना नुकसान होगा, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्ट है। अब लाजमी सी बात है हर क्लास पहली क्लास से जाके कनेक्ट होती है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कनेक्ट रहेगी। तो यही वजह है कि जो स्टूडेंट नहीं आ रहे वो अपना नुकसान कर रहे हैं, उनको अगली क्लास भी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए रेगुलर बिल्कुल रहना चाहिए आपको। दूसरी बात ये पाकिस्तान में बिल्कुल होता है, क्योंकि आप पाकिस्तान का ही लॉ पढ़ लें, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ हमने भी कॉपी करा है, इंडिया ने भी कॉपी करा है, तो ये मत सोचे इसमें इंडिया लिखा है तो इंडिया का लॉ है, मैं पाकिस्तान में पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है सिमिलैरिटीज है, ठीक है, तो सेम ही है दोनों जगह। ये किताब अच्छी लिखी हुई है इसलिए इससे पढ़ाया जा रहा है आपको। आखिर अकाउंटिंग भी तो आप इंग्लिश ऑथर से पढ़ते हैं ना, आपने कोई पाकिस्तानी ऑथर पढ़ा है? पढ़े हुए होंगे आपने बहुत से, लेकिन पाकिस्तानी ऑथर्स ने इतनी अच्छी किताबें नहीं लिखी हुई। आप जितनी भी आईसीएम में बुक्स पढ़ेंगे तमाम इंग्लिश ऑथर्स की पढ़ेंगे, मैट्स एंड उजरे पढ़ ले होंगे आप, वॉल्टर बी मीक्स पढ़ ले होंगे, फ्रैंकफुट पढ़ ले होंगे, कीजू पढ़ ले होंगे, सारे इंग्लिश ऑथर दिए ना अमेरिकन। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कि माइनर बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स बिल्कुल कर सकता है, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। ठीक है जी, माइनर जो है वो बेनिफिशियरी बिल्कुल बेनिफिशियरी हो सकता है। जैसे कि as observed earlier, the court protects the rights of minor. Accordingly, any agreement which is of some benefit to the minor and under which he is required to bear no obligation is valid. देखिए कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें माइनर के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ रही, ठीक है, और माइनर को बेनिफिट हो रहा है, वो एग्रीमेंट माइनर कर सकता है, क्योंकि कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट माइनर को प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्शन यही है कि उसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन ना आने दे। तो अगर माइनर के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आ रही है तो माइनर जो है वो बिल्कुल बेनिफिशियरी एग्रीमेंट कर सकता है, माइनर बेनिफिट हो, बेनिफिट ले सकता है किसी एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर माइनर ने किसी की प्रॉपर्टी गिरवी रख के अपने पास किसी को कुछ पैसे दिए, जैसे कि अभी पीछे एक सवाल पूछा भी था कि सर माइनर के पास पैसे हैं वो किसी को दे दे, ठीक है, तो उसका आंसर भी यही मिल जाएगा कि अगर माइनर ने किसी की प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रख के किसी को पैसे दिए, ठीक है, अगर माइनर ऐसा कर रहा है तो कल को वो शख्स अगर पैसे नहीं देगा तो माइनर उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर भी सकता है या उसको एनफोर्स कर सकता है आप पैसे दो, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन माइनर पे नहीं आ रही, सामने वाले पे आ रही है। इसी तरह माइनर ने अगर किसी को कुछ गुड्स डिलीवर्ड करी थी और वो पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, तो यहाँ भी माइनर जो है वो बेनिफिशियरी है, माइनर के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, माइनर तो ऑलरेडी काम कर चुका है, उसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो जाके कर सकता है। तो माइनर कैन बी अ पेई, कैन बी अ इंडोर्सी, वो पेई भी हो सकता है, इंडोर्सी भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक माइनर को चेक काट के दे रहे हैं, माइनर के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने चेक काट के दिया, चेक बाउंस हो गया, माइनर आप पे आके केस कर देगा और कोर्ट आपसे पैसे दिलवाएगा उसको, क्योंकि वो पेई था। ठीक है, तो ये तमाम बेनिफिशियल एग्रीमेंट जो है वो तमाम के तमाम माइनर के करे जा सकते हैं, माइनर बेनिफिशियल एग्रीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी अगर उसके बेनिफिट में वो दे रहा था, मॉर्गेज कर रहा था, अब मॉर्गेज डीड में तो उसको फायदा ही था ना,
तो ये तमाम चीजें माइनर के बेनिफिट में जो भी होती है, माइनर वो तमाम एग्रीमेंट्स कर सकता है। ठीक है जी। इसके बाद अब हम आते हैं अपना, देखिए अप्रेंटिसशिप को जरा समझिएगा। अप्रेंटिसशिप की स्कीम पाकिस्तान में टोयोटा कंपनी ने लॉन्च कराई थी पहली बार। ठीक है, अप्रेंटिसशिप बेसिकली क्या होती है, ये थोड़ा सा सर्विस एग्रीमेंट से डिफरेंट होता है। ये सर्विस एग्रीमेंट नहीं होता। सर्विस तो ये है ना, जैसे कि हम करते हैं कंपनी में आके जॉब करना शुरू कर जाते हैं, तो ये सर्विस एग्रीमेंट होता है ना, जैसे मैं हूँ कर रहा हूँ जॉब, तो ये सर्विस एग्रीमेंट है। अप्रेंटिसशिप एक डिफरेंट है। अप्रेंटिसशिप बेसिकली ये होता है, वो कहते हैं कि हम आपके बच्चों को बेसिकली रोजगार प्रोवाइड, हुनर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, काम सीख रहे हैं, वो ट्रेड क्राफ्ट्स, और इस तरह से वो अपनी आगे की जिंदगी गुजार सकेंगे। हम उनको हुनर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज बेसिकली एक तरह से अप्रेंटिसशिप होती है। ठीक है, a contract of apprenticeship stands on different footing than an agreement of service by a minor। ठीक है जी। अब अप्रेंटिसशिप जो है ना, वो बेसिकली अलग चीज है। सर्विस एग्रीमेंट वो है जो मैं कर रहा हूँ जॉब। अप्रेंटिसशिप क्या है कि कंपनी में आप 3 साल 4 साल के लिए जाते हैं। 3 साल के लिए टोयोटा कंपनी लेती थी, और बाकी अब तो खैर नॉर्मल ही हो गया है, लेकिन इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया था कि अप्रेंटिसशिप एग्रीमेंट में लेती थी। 3 साल तक आपसे मुख्तलिफ काम कराती थी। ठीक है, और उसके बाद आपको एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देती थी कि भाई ये शख्स जो है, ये अप्रेंटिस, ये क्लियर हो गया है, इसने सारी चीजें सीखी है, इस तरह से इसने 3 साल हमारे पास अप्रेंटिसशिप की है। लेकिन अप्रेंटिसशिप का बेसिक पर्पस क्या होता है? बेसिक पर्पस ये होता है कि आप अपने मुल्क के बच्चों को हुनर प्रोवाइड करेंगे, उनके डेवलपमेंट होगी, वो ट्रेड सीखेंगे, ये तमाम चीजें, ये अप्रेंटिसशिप होती है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में इसको सस्ती लेबर कंसीडर करके अपना काम निकलवा लेते हैं। जैसे कि जो इंटर्नी होता है, इंटर्नी को हम नॉर्मली अपनी कंपनी में भी अगर मैं बात करूं, हम तभी हायर करते हैं, या कोई भी तभी हायर करता है इंटर्नी को, जब उसको कोई बैकलॉग क्लियर वगैरह कराने होते हैं, और वो काम जिसके लिए हम अपना एक प्रॉपर बंदा नहीं लगा सकते, क्योंकि वो उससे बेहतर कहीं और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हम नॉर्मली वहां पे एक इंटर्नी हायर कर लेते हैं और इंटर्नी को लगा देते हैं। इससे दोनों का फायदा हो जाता है, हमारा बैकलॉग निकल जाता है, और इंटर्नी जो है वो थोड़ा बहुत काम सीख जाता है। काम नहीं भी सीखता तो एटलीस्ट ऑफिस एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाता है कि ऑफिस में किस तरह से बात करनी है, किस तरह से किसी को जवाब देना है। तो इसी तरह अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप क्या है कि वो कहते हैं कि हम आपको हुनर सिखा रहे हैं। ठीक है, ये एग्रीमेंट माइनर के कर सकता है, क्योंकि देखें, एक तो पहली बात, ये एग्रीमेंट माइनर के बेनिफिट में है ना। एक बच्चा एक हुनर सीख रहा है, काम सीख रहा है, तो बेनिफिशियरी हो गया। तो बेनिफिशियल एग्रीमेंट तो लॉ ने वैसे ही कह दिया माइनर कर सकता है। दूसरा, इस एग्रीमेंट में 2 पॉइंट्स हैं। अब ये डील होता है अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत, और अप्रेंटिसशिप एक्ट कहता है कि बच्चे की उम्र 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 14 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरा, वो एग्रीमेंट उसके बेस पे गार्जियन करेगा। ठीक है, the act inter alia provide that minor must not be less than 14 years of age, and the contract must be entered into on behalf of the minor by his guardian, के माइनर के behalf पे उसका गार्जियन करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंटर आलिया के मायने चाहे तो लिख लें अमंग अदर्स, वैसे ही एंड में मैं सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको दे दूंगा। जी, अप्रेंटिस मींस टू गेट द माइनर लर्न सम टैलेंट्स एंड स्किल्स, बिल्कुल ठीक। ठीक है जनाब, तो ये एक तो एग्रीमेंट माइनर के बेनिफिट में है, और दूसरा ये अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत 14 साल से ज्यादा हो, और दूसरा माइनर का गार्जियन करेगी एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये सर्विस एग्रीमेंट नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप एग्रीमेंट है, और एक फिक्स टाइम के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है जनाब, देखिए अप्रेंटिसशिप क्या होती है। अप्रेंटिसशिप फिर से सुन लें, मैं आपको बता देता हूं कि सर्विस एग्रीमेंट इज डिफरेंट। सर्विस एग्रीमेंट क्या है, जैसे मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे मंथ एंड पे सैलरी मिलती है, एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अप्रेंटिसशिप एक अलग चीज है। अप्रेंटिसशिप कहते हैं कि आप जो हैं वो टैलेंट पैदा करेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, और काम सिखाएंगे अगले को। तो ये बाकायदा एक फिक्स पीरियड के लिए होती है, 2 साल 3 साल, और ये एक तो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत डील होती है। और ये देखें माइनर कर सकता है, क्यों? क्योंकि एक तो बेनिफिशियरी फॉर माइनर है, माइनर इसमें बेनिफिशियरी है, और दूसरा इसके 2 रूल्स हैं। एक तो 14 साल एटलीस्ट माइनर की एज होनी चाहिए, और इसका गार्जियन उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। माइनर का गार्जियन ना करे तो बस नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, अप्रेंटिसशिप को डिप्लोमे से रिलेट नहीं कर सकते, डिप्लोमा तो आपको पढ़ना पड़ता है।
वो तो एक अलग चीज है। चले जी, नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। अप्रेंटिसशिप में पैसे कौन देता है, माइनर या कंपनी? कंपनी दे देती है। वो बेसिकली पैसे नहीं देती, उसको वो स्टिपेंड कहते हैं कि आने जाने का जो अलाउंस, जो खर्चा पानी होता है वो दे रहे होते हैं, उसको वो स्टिपेंड कह रहे होते हैं। नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। देखें, रेटिफिकेशन कहते हैं सब्सिक्वेंटली किसी चीज को अडॉप्ट करने को। सब्सिक्वेंटली आप किसी चीज को अगर अडॉप्ट कर लें तो वो रेटिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल जिंदगी में भी आपकी रेटिफिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे थे, सामने वाली दुकान से आप खुद से चीज लेकर आ गए, ठीक है, और आपके वालिद साहब जब वो पैसे लेने आया या कुछ बोलने आया, आपके वालिद साहब ने कहा हाँ मैं नहीं कहा था। ये उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपके एक्ट को रेटिफाई कर दिया कि सब्सिक्वेंटली आपके एक्ट को अडॉप्ट कर लिया। नॉर्मल जिंदगी में भी आपकी रेटिफिकेशन हो रही होती है, आप भी अपने छोटे भाई के साथ करते होंगे। ठीक है, छोटा भाई किसी को मार कर आया, आपने बोला हाँ हाँ मैं नहीं कहा था उसको मार कर आओ। आपने क्या करा, सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर लिया, रेटिफाई कर दिया उसके एक्ट को। तो रेटिफिकेशन क्या है, सब्सिक्वेंटली किसी चीज को अडॉप्ट कर ले। यही बात लिखी है, रेटिफिकेशन मींस द सब्सिक्वेंट अडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एक्ट और एग्रीमेंट। अ माइनर एग्रीमेंट बीइंग nullity and void ab initio has no existence in the eye of law. It cannot be ratified by a minor on attaining the age of majority. अच्छा, ये अभी कुछ देर पहले किसी ने सवाल भी पूछा था कि माइनर अगर बड़ा हो जाए तो उसके बाद वो एग्री हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, लॉ मना करता है। लॉ कहता है कि अगर कोई शख्स माइनर था और माइनर के वक्त उसने कुछ एग्रीमेंट करे थे और बाद में आके उसको सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर लेता है मेजर बनने के बाद, तो फिर वो रेटिफिकेशन अलाउ नहीं है। वो नया एग्रीमेंट करे, पुराने एग्रीमेंट को वो सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट नहीं कर सकता कि ठीक है उस वक्त मैं माइनर था लेकिन आज मैं मेजर हो गया हूं तो मैं आज ये एग्रीमेंट साइन कर सकता हूं, ये काम नहीं हो सकता। ठीक है जनाब, तो नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, के माइनर को रेटिफिकेशन अलाउ नहीं है कि वो माइनर के वक्त बाद में मेजर बन के कोई भी काम अडॉप्ट कर ले। सर अप्रेंटिसशिप एग्रीमेंट, अब क्वेश्चन आया क्या अप्रेंटिसशिप में गार्जियन की परमिशन होना जरूरी है? जब लॉ ने खुद कह दिया कि गार्जियन ही साइन करेगा, तो ऐसा कौन सा गार्जियन होगा जो आपको परमिशन भी नहीं देगा और साइन भी कर देगा? आप मुझे खुद बताएं ना, कॉमन सेंस की बात है कि जब लॉ ने उसके साइन का कह दिया तो इसका मतलब है उसकी परमिशन चाहिए। ये कॉमन सेंस है, तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी यूज कर लिया करें। ठीक है, तो नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी के रेटिफिकेशन के मायने होते हैं सब्सिक्वेंट अडॉप्शन, और लॉ माइनर को अलाउ नहीं करता कि माइनर जो है वो सब्सिक्वेंटली कोई भी चीज अडॉप्ट करे या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो उसके दौर में जब वो माइनर था उसने करा और बाद में आके उसको वो कहे कि उस वक्त करा तो वाइट था, अब वाइट कॉन्ट्रैक्ट को बाद में आके वो कहे कि ठीक है यार उस वक्त तो मैं माइनर था ना, आज मैं मेजर हूँ, उसी पे मैं अब रेटिफाई कर रहा हूँ, उसको सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट कर रहा हूँ तो अब वो वैलिड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो चीज वाइड एब इनिशियो थी वो आज भी वाइड एब इनिशियो है। माइनर को रेटिफिकेशन अलाउ नहीं है, वो सब्सिक्वेंटली कोई भी चीज अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि अगर माइनर किसी से कुछ उधार ले रहा है ये कह के कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, और जब वो बड़ा हो तो आप जाके उसको इन्फोर्स करेंगे अब तुम पैसे दो, तुमने तो बचपन में कहा था जब बड़े होगे तो पैसे दे दोगे, तो ये भी अलाउ नहीं है क्योंकि ये सब्सिक्वेंट एडॉप्शन है। सब्सिक्वेंट एडॉप्शन माइनर को अलाउ ही नहीं है कि माइनर किसी एक्ट को रेटिफाई करे। ठीक है, कि वो आज किसी से पैसे ले और आप उसको पैसे दे दें ये सोचते हुए कि ठीक है जब बड़ा होगा तो ले लूंगा, नहीं, रेटिफिकेशन उसको अलाउ ही नहीं है, वो पैसे आपके चले गए क्योंकि वो वाइड एग्रीमेंट आपने माइनर से किया था। The rule of estoppel does not apply to a minor. ठीक है जनाब, ये जरा समझे estoppel प्रिंसिपल क्या होता है। पहले तो estoppel प्रिंसिपल होता है कि जो डिक्लेरेशन आज आप दे रहे हैं कल को आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। आसान अल्फाज में यही है, ठीक है, कि जो भी डिक्लेरेशन आप आज दे रहे हैं कल को आप जब उससे डिनाई करने जाएंगे तो कोर्ट estoppel प्रिंसिपल अप्लाई करेगा और कोर्ट कहेगा नहीं आप वो काम करें जो आपने पहले कहा था, क्योंकि उस एक्ट, उस बिलीफ पे,
उस चीज पे बिलीव करते हुए ही अगले ने परफॉर्मेंस की है। फॉर एग्जाम्पल, आप समझे, आप समझ आएगा। आप एक घर में रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, घर में कुछ मेंटेनेंस का काम है। आपने मालिक मकान से कहा यार मुझे मेंटेनेंस कराने, आप ये कुछ काम निकले में घर में ये करा दें। मालिक मकान ने आपको कहा आप करा लो, इस मंथ के किराए में आप खुद से काम करा लें, और कल को इस महीने का जब आप किराया देंगे कुछ दिन बाद तो उसमें से डिडक्ट कर लीजिएगा। ये आई डिक्लेरेशन, ठीक है। इस डिक्लेरेशन के बिलीफ के ऊपर ही आपने क्या करा, काम करा लिया। अब जब आपने काम करा लिया और किराए में से डिडक्शन का वक्त आया तो मालिक मकान डिनाई करने लगा। मालिक मकान ने डिनाई करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब उसने डिनाई किया तो यहां पे आप दोनों कोर्ट चले गए। जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट क्या फैसला करेगा, कोर्ट स्टॉपर प्रिंसिपल ही अप्लाई करेगा और उसको फैक्ट से डिनाई नहीं करने देगा। कहेगा नहीं, आपने जो पहले डिक्लेरेशन दी थी फैक्ट की, उसकी बिलीफ के ऊपर ही इस शख्स ने पैसे खर्च करके काम करा लिया, तो आज आप वहीं रहेंगे और पैसे इसको डिडक्ट कराएंगे किराए में से, क्योंकि आज आप डिनाई नहीं कर सकते। ये था स्टॉपर प्रिंसिपल और ये माइनर पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। माइनर पे स्टॉपल अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी। अब इसमें एक पॉइंट और है, एक मिनट, सवाल आ गया, स्टॉपल प्रिंसिपल वाला रिपीट कर दें। अच्छा, सेम सवाल दो लोगों ने, तीन चार लोगों ने पूछ लिया है। देखिए, एग्रीमेंट कैन बी ओरल कैन बी रिटन। जहां पे रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी होता है वहां पे मैं बताता हूँ कि रिटर्न ही होना चाहिए, वरना कैन बी ओरल कैन बी रिटन दोनों चलते हैं। जहां रिटर्न जरूरी था, जैसे कि टाइम बार्ड में जरूरी था, नेचुरल लिमिट ऑफ एक्शन में था, वहां मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ रिटर्न ही होगा। लेकिन जहां पे मैं इस जगह साइलेंट हूँ वहां पे दोनों हो सकते हैं। अच्छा जी, स्टॉपल मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, स्टॉपल प्रिंसिपल बेसिकली क्या है कि जब आप कोई डिक्लेरेशन ने, उस डिक्लेरेशन पे, उस फैक्ट पे बिलीव करके अगला कोई परफॉर्मेंस कर दे और बाद में आप उस फैक्ट से मुकरने लगे, तो वहां पे कोर्ट स्टॉपल अप्लाई करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके एक घर पे किराए पे रहते थे, मालिक आपके घर में कुछ मेंटेनेंस का काम निकला, आपने मालिक मकान को कहा, मालिक मकान ने कहा आप एक काम करें, आप खुद से करा लें, ठीक है, और कल को जब मैं किराया आप देंगे तो उसमें से डिडक्ट कर लिएगा, कोई मसले की बात नहीं। आपने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, उसने एक फैक्ट दिया, एक डिक्लेरेशन दी, यहां तक क्लियर। उसके ऊपर बिलीव करके, यकीन करके आपने क्या किया, काम करा लिया। अब जब सब कुछ हो गया, किराया देने का वक्त आया और आप डिडक्ट करने लगे, तो मालिक मकान ने कहा नहीं जनाब, मैं तो डिडक्ट नहीं करने दूंगा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये क्या हुआ, जो डिक्लेरेशन, जो फैक्ट उसने दिया था, जो ट्रुथ था, उससे वो डिनाई करने लगा। जब वो उससे डिनाई करने लगा तो अब आप कोर्ट चले गए, ठीक है, आप कोर्ट गए। जब कोर्ट आप गए तो कोर्ट आप वहां पे स्टॉपल प्रिंसिपल अप्लाई करेगा और कोर्ट कहेगा नहीं, जो फैक्ट आपने पहले दिया था उस फैक्ट की बेस पे इसने परफॉर्म किया है, तो आज आप इसको डिडक्शन कराएं किराए में से, ठीक है, आप डिडक्शन कराएं किराए में से। अच्छा, मालिक मकान किराएदार के केस में तो ये होता है कि नॉर्मली लड़ते लड़ते गली में आ जाते हैं और गली वाले मसला हल करा देते हैं। लेकिन हम थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं, क्योंकि गली वाले भी वहाँ कोर्ट का ही काम करते हैं कि नहीं तुमने पहले ये बात कही थी, तुम यही करो, ठीक है, ये स्टॉपल ही अप्लाई कर रहे होते हैं, वो भी कोर्ट का काम। लेकिन हम थोड़े अच्छे लेवल पे आते हैं कि वो दोनों कोर्ट चले गए डायरेक्ट, ठीक है। तो कोर्ट जाके उन्होंने जब बात करी तो कोर्ट ने कहा नहीं, स्टॉपल अप्लाई करा कोर्ट ने, और कोर्ट ने स्टॉपल प्रिंसिपल के तहत ये जजमेंट दी कि भाई आप जो है किराए में से पैसे डिडक्ट कराएं, क्योंकि आपने पहले इन्हें कहा था। क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं हम थोड़ा।
देखिए अब माइनर पे स्टॉपल अप्लाई नहीं है, मैं आपको बताता हूं किस तरह से। सर अगर माइनर ने काम करवाया हो तो फिर मींस किराएदार माइनर हो तो, या फिर मालिक मकान माइनर हो तो फिर, ये तो मैं सवाल ही नहीं समझ पाया तुम्हारा। चल अगर माइनर ने काम करवाया हो, देखिए वो काम को अभी आप रहने दें, वो तो मैंने आपको स्टॉपल समझाने के लिए करा था ना। माइनर का केस अभी पढ़ते हैं। माइनर में इसमें दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रूफ करना आपका काम नहीं है, वकील का काम है। वकील सच को झूठ, झूठ को सच प्रूफ कर देता है, तो प्रूफ पे ध्यान मत दिया करें। झूठे गवाह भी पैदा हो जाते हैं, झूठे सबूत भी पैदा हो जाते हैं। प्रूफ आपने नहीं करना, आपने वकील की नजर से लॉ नहीं पढ़ना, आपने जज की नजर से पढ़ना है। तो जो बात लिखी हुई है जजमेंट में आपने वो देनी होती है, ठीक है, प्रूफ को छोड़ दें। अच्छा जी, अब माइनर पे स्टॉपल अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर माइनर किसी को फ्रॉड्यूलेंटली ये शो कराए कि मैं मेजर हूं और कॉन्ट्रैक्ट कर ले, अगर माइनर फ्रॉड्यूलेंटली किसी को शो कराए और कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइनर जो है कोई भी चीज आपको सेल कर रहा है और जब आपसे एडवांस वगैरह उसने ले लिया तो फिर माइनर ने आपको फ्रॉड्यूलेंट बताया कि मैं तो माइनर हूं, मैं तो करूंगा ही नहीं, ठीक है। माइनर ने आपको फ्रॉड्यूलेंटली अपने आप को मेजर शो करा के एक कॉन्ट्रैक्ट में ले आया। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए उसके बाद आपको पता चला जी ये तो माइनर है, तो अब माइनर पे स्टॉपल अप्लाई नहीं होता कि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने मेजर अपने आप को शो करा के कराया है, क्योंकि उसने डिक्लेरेशन क्या दी थी कि मैं मेजर हूं और उस बेस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब स्टॉपल प्रिंसिपल अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो अप्लाई हो जाता कि भाई जो तुमने बात कही थी कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो पूरी करो। लेकिन क्योंकि माइनर पे स्टॉपल अप्लाई नहीं होता, माइनर ने अपने आप को फ्रॉडुलेंटली मेजर शो कराया था, तो यहाँ पे तो स्टॉपल अप्लाई नहीं होगा कि माइनर से वो काम कराया जाए। तो ऐसी सूरत में सिर्फ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स होगा। अगर माइनर ने आपसे कोई बेनिफिट लिया है तो वो बेनिफिट रीस्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रेसेबल टू फ्रॉम माइनर है, तो अगर माइनर ने कुछ कैश लिया था और वो माइनर खर्च कर चुका है तो आपके पैसे डूब गए, वो आपके पैसे डूब गए, क्योंकि वो रिस्टोरेशन नहीं हो सकते, अब ट्रेसेबल नहीं है वो अमाउंट। लेकिन इसमें एक और बात का ध्यान रखिएगा, रिस्टोरेशन भी सिर्फ तभी अलाउ होगी जब माइनर फ्रॉड करे या अपने आप को मेजर शो करा रहा है जबरदस्ती, ठीक है। अगर आपने खुद से उसको मेजर समझ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था तो रिस्टोरेशन अलाउ नहीं है। रिस्टोरेशन तभी अलाउ होगी जब वो अपने आप को खुद से आपको मेजर शो करा रहा हो, ठीक है। तो माइनर के केस में भी रिस्टोरेशन वगैरह अलाउ सिर्फ तभी होती है जब माइनर फ्रॉड्यूलेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि मैं मेजर हूं। देखें अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो यहाँ स्टॉपल प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता और स्टॉपल के तहत उससे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा लिया जाता। लेकिन क्योंकि ये माइनर था, इसने फॉल्सली अपने आप को मेजर शो कराया है, तो अगर कोई चीज इसके हाथ से ट्रेसेबल होगी, कोई बेनिफिट, तो वो रिस्टोर होगा। अगर बेनिफिट ऑलरेडी ये कंज्यूम कर चुका है, ट्रेसेबल नहीं है, तो वो बस खत्म हो गया, आपको कुछ भी रिस्टोर नहीं होगा। क्वेश्चन आया है, देखते हैं सर, माइनर के किसी फ्रॉड के रिस्पॉन्सिबल उसका गार्जियन होगा। देखें माइनर अगर गार्जियन के कहने पे करेगा तो गार्जियन होगा, गार्जियन के कहने पे नहीं करेगा तो माइनर खुद ही है ना, फिर गार्जियन नहीं है। नेक्स्ट है माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। नेसेसिटीज एंड लग्जरीज, ये दोनों चीजें आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई होंगी और बाकी भी कहीं पढ़ी होंगी। आपको पता होगा कि जो भी चीज जरूरियात जिंदगी है वो नेसेसिटी में आती है, और जो भी चीज जरूरियात जिंदगी नहीं होती वो लग्जरी आइटम होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको अपने सर्वाइवल के लिए लाजमी चाहिए होती हैं, वो तमाम की तमाम नेसेसिटीज के अंदर आती हैं, ठीक है। तो माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, देखिए जी, द नेसेसरीज सप्लाइड टू अ, सर मतलब स्टॉपल प्रिंसिपल सिर्फ तब लगेगा जब माइनर स्कैम या मिस्टेक पे हो और ट्रेसेबल प्रूफ हो, तभी रिस्टोर होगा। एम आई राइट? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्टॉपल तभी अप्लाई होगा, स्टॉपल तो अप्लाई होता ही नहीं ना माइनर पे, स्टॉपल तो अप्लाई कर ही नहीं रहे। अगर आप स्टॉपल अप्लाई कर रहे होते तो आप माइनर के उसके हिस्से की परफॉर्मेंस करवाते, स्टॉपल अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप। स्टॉपल अगर आप अप्लाई कर रहे होते तो आप माइनर के उसके हिस्से की परफॉर्मेंस करवाते ना, कि माइनर ने अगर आपसे वादा किया था कि मैं शॉप सेल करूंगा तो आज आप शॉप सेल करवाते,
या माइनर ने कहा था मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगा, आप पैसे दे दें, तो आप आज पिक्चर बनवाते, ठीक है। स्टॉपल तो आप तब अप्लाई करते, आप स्टॉपल अप्लाई ही नहीं करते माइनर के ऊपर, तभी तो डीड को वाइड किया जा रहा है। लेकिन रिस्टोरेशन सिर्फ पॉसिबल तब है जब कुछ आपने, अब लादी बात है, माइनर ने फ्रॉडुलेंटली अपने आप को मेजर प्रेजेंट करा है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपसे लिया होगा। अगर वो बेनिफिट ट्रेसेबल है तो माइनर आपको वापस दे देगा, कोर्ट वापस करवा देगा। लेकिन अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो माइनर वापस नहीं करेगा। सर माइनर के गार्जियन पे स्टॉपल अप्लाई होगा, गार्जियन अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस पर स्टॉपल अप्लाई होगा, वो तो मेजर है ना, उस पर अप्लाई हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में गार्जियन तो इन्वॉल्व ही नहीं करा मैंने, ये तो माइनर खुद से कर रहा है। आप ये गौर करें ना, ये गार्जियन कब कर रहा है, ये तो माइनर खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि माइनर खुद से अपने आप को मेजर शो करा रहा है, गार्जियन थोड़ी कर रहा है ये। गार्जियन अगर कर रहा है तो फिर गार्जियन ने तो पूरा करना है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कर सकता है गार्जियन, जो माइनर के बेनिफिट में हो और जो उसकी अथॉरिटी में आता हो। यही दो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ गार्जियन माइनर के लिए कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट गार्जियन माइनर के लिए कर रहा है तो वो पूरा करेगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में तो गार्जियन इन्वॉल्व ही नहीं है, ये तो माइनर अकेले कर रहा है और माइनर पे स्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। माइनर लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, द केस ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड टू अ माइनर इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 68। देखिए जी, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अगर कोई शख्स माइनर को प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक मिनट, एक क्वेश्चन और है, अगर माइनर फ्रॉड करे तो मेजर रिकवर कर सकता है। माइनर फ्रॉड कौन सा, माइनर ने फ्रॉड ही तो करा है, आपको फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट कराने का, फ्रॉडुलेंटली के मायने फ्रॉड ही होते हैं। माइनर आपको फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट करा रहा है कि मैं मेजर हूं। आप रिकवर सिर्फ वो कर सकते हैं जो ट्रेसेबल, आपने उसको जो बेनिफिट दिया था वो ट्रेस हो रहा। मतलब अगर आपने कुछ कैश दिया था, वो कैश अब तक माइनर ने खर्च ना करा हो तो कोर्ट आपको रिस्टोर करा देगा। पहली बात तो कोर्ट कराएगा, आप डायरेक्ट खुद नहीं कर सकते। ये कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि आप खुद कर लें, आप लॉ पढ़ लें, ये कोर्ट ही कराएगा, ठीक है। तो कोर्ट खुद कराएगा, और कोर्ट अगर तभी कराएगा जब माइनर के पास वो चीज मौजूद हो। अगर वो चीज खत्म हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, तो फिर वो रिकवरेबल नहीं होगी, फिर आपको ही लॉस होगा। ठीक है जी। और कोई सवाल जो पिछले से पूछना हो किसी को स्टॉपल, वरना में नेसेसिटी। देखिए नेसेसिटीज क्या होती है, जरूरियात जिंदगी। अगर कोई भी शख्स माइनर को जरूरियात जिंदगी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि माइनर जिंदा रह सके, और कल को माइनर को कोई प्रॉपर्टी मिलती है, माइनर के बाद कोई प्रॉपर्टी दी, तो वो शख्स माइनर की प्रॉपर्टी में से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है जो उसने नेसेसिटी सप्लाई करी थी। ठीक है, वो माइनर की प्रॉपर्टी में से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। माइनर पर्सनली लायबल नहीं है उसके लिए, माइनर की प्रॉपर्टी में से वो रिकवर कर लेगा जो भी नेसेसिटी उसने सप्लाई करी है। जो भी चीजें जो माइनर के सर्वाइवल के लिए जरूरी थी वो प्रोवाइड करी है, तो वो माइनर की प्रॉपर्टी में से, माइनर की प्रॉपर्टी में से वो चीज वो रिकवरेबल कर लेगा, वो सेल आउट करके उसको रीइंबर्स करा लेगा। लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी में से, अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो फिर रिकवर नहीं कर सकता। माइनर के पास कुछ प्रॉपर्टी थी, आपने उसको नेसेसिटीज प्रोवाइड करी, आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हैं सेल करके। लेकिन अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी तो आप रिकवर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। नेसेसिटीज देखें, पहली बात तो वो हो जो माइनर के पास मौजूद ना हो। ऐसा ना हो सर्दी का मौसम है, आपके पास एक जैकेट नेसेसिटी है, आप मजीद 10 जैकेटें माइनर को प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग कलर की, तो ये नेसेसिटी में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपने वो चीज प्रोवाइड करनी है जो बिल्कुल मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती है, लग्जरी प्रोवाइड नहीं करनी है आपने उसे। अगर आप प्रोवाइड करते हैं नेसेसिटीज तो माइनर के बाद जो प्रॉपर्टी आप उसमें से रीइंबर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी तो फिर आप रीइंबर्समेंट अपनी नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक और सवाल आया सर, लास्ट दोबारा बता दें, ये मतलब नेसेसिटी वाले ही पूछ रहे हो, दोबारा बता देता हूं। देखें, अगर आप माइनर को कोई शब्द, नेसेसिटीज होती है जरूरियात जिंदगी जो सर्वाइवल के लिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, अगर कोई भी शख्स सर्वाइवल के लिए माइनर को नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि माइनर का सर्वाइवल हो सके, तो वो माइनर की प्रॉपर्टी में से रीइंबर्स कर सकता है। अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वो रीइंबर्समेंट पॉसिबल भी नहीं है, आपकी चीज खत्म हो गई, आप कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते।
नेसेसिटी के वक्त ध्यान ये रखना है कि वो नेसेसिटी हो, वो लग्जरी ना हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर सर्दी का मौसम है, माइनर की जिंदगी बचानी हो, तो आप उसको जैकेट एक प्रोवाइड करेंगे, वो नेसेसिटी है। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि आप उसको 10 जैकेटें प्रोवाइड कर दें अलग अलग कलर की, जनाब ये नेसेसिटी है, नहीं, ये लग्जरी हो गया। फिर जो जैकेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो कि उसके बाद पहले से एक जैकेट है, आप एक और प्रोवाइड कर रहे हैं ले जाके, नहीं, ये चीज भी नहीं है, उसके बाद तो ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है जी। सर नंबर से नहीं पूछा करें आप, हेडिंग लिखा करें। नंबर 5 ही तो अभी बताया है, माइनर लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, कि अगर कोई माइनर को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर रहा है तो वो माइनर की प्रॉपर्टी में से रीइंबर्स कर सकता है। अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो उसकी रीइंबर्समेंट नहीं कर सकता। ठीक है, वो पैसे उसके डूब जाएंगे। अप्रेंटिसशिप वाला पॉइंट मैं आपको दोबारा बताया था। अप्रेंटिसशिप के एग्रीमेंट माइनर के बिहाफ पे उसका गार्जियन कर सकता है, बशर्ते कि माइनर की उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए, और उसके गार्जियन जो है उसके बिहाफ पे अप्रेंटिसशिप एग्रीमेंट कर सकता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप तरक्की का माइनर को एक हुनर सिखा रही है, एक उसकी ग्रूमिंग कर रही है, एक डेवलप प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रही है, तो ऐसे एग्रीमेंट कर सकता है। लेकिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे नॉर्मली जो नॉर्मल जॉब वगैरह होती है, तो मैं करता हूँ या बाकी लोग करते हैं, ठीक है, कंपनीज वगैरह में, वो माइनर नहीं कर सकता। लेकिन माइनर अप्रेंटिसशिप वगैरह कर सकता है, उसका गार्जियन उसके बिहाफ पे एग्रीमेंट करेगा, जिसमें माइनर जो है वो हुनर वगैरह सीखेगा। ठीक है, तो ये अप्रेंटिसशिप एग्रीमेंट। और कोई सवाल? अच्छा, हैंड रेज नहीं करें आप, क्वेश्चन लिख के पूछें, क्योंकि हैंड रेज आप करेंगे तो वो लाजमी सी बात है, आपको मौका नहीं दिया जाएगा पूछने का। ठीक है जनाब, इस क्लास को हम फिर 1 मिनट, सवाल आ गया नेसेसिटीज वाले में। सर क्या समझ नहीं आया? ये तो बड़ा आसान सा है, और मैं 3-4 बार कंटिन्यूअसली रिपीट कर चुका हूँ कि नेसेसिटीज क्या होती हैं, जरूरियात जिंदगी होती हैं। अगर माइनर को जिंदा रहने के लिए कोई शख्स खाना या जरूरियात जिंदगी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप जिंदा रहते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें जो बेसिक नीड्स हैं, जो आपको चाहिए, जिसमें आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, ठीक है, ये बेसिक नीड्स हैं। अगर कोई शख्स माइनर को बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रहा है, उसकी नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो माइनर की प्रॉपर्टी में से रीइंबर्स कर सकता है। मतलब माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेच के वो पैसे ले सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी माइनर के पास नहीं है तो वो पैसे रिकवर नहीं होंगे, वो पैसे डूब गए। ठीक है, तो नेसेसिटीज भी सोच समझ के प्रोवाइड करनी है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रिपेयर करना चाहें आप कर लें। स्टॉपल क्या होता है कि जब भी आप कोई फैक्ट कहें और उस फैक्ट के ऊपर कोई अपनी बिलीव करके कोई काम कर दे, तो बाद में आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप उससे डिनाई करेंगे तो कोर्ट स्टॉपल प्रिंसिपल अप्लाई करेगा, यही स्टॉपल है। जैसे कि मैंने एक मालिक मकान और किराएदार वाली एग्जांपल दी थी कि मालिक मकान ने एक फैक्ट दिया कि आप काम करा लें, किराए में से डिडक्ट कर लिएगा, लेकिन बाद में वो उससे मुकरने लगे, तो कोर्ट ने कहा नहीं, स्टॉपल है, आप इसको डिडक्शन करवाएं किराए में से। ठीक है, अच्छा यहीं तक रखते हैं हम इसको। इसको जरा पढ़कर आइएगा अच्छे से, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप कुछ पूछ सकें। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, यहीं पे क्लास को हम एंड करते हैं। और जिसके कुछ समझ में ना आया हो, अभी बाकी रह गया, क्योंकि टाइम हो गया है, तो अगर कुछ बाकी रह गया हो आज की क्लास में, तो वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, ये आपको वैसे भी मैंने स्लाइड्स तो भेज दी थी। तो अल्लाह हाफिज।